हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका से बोली जाएगी। इस डिक्टेशन की गति 100 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में महान धर्म पैदा हुए और उन्होंने मानव मात्र पर जबरदस्त प्रभाव डाला है। फिर भी किसी व्यक्ति के लिए कोई दुराशय न रखते हुए और आदर के साथ मैं यह कहना चाहूँगा कि इन धर्मों ने जिस मात्रा में मनुष्य के दिमाग को गतिहीन, रूढ़िवादी और दुराग्रही बनाया है, उतनी ही मात्रा में मेरे विचार में बुरा असर पड़ा है। उन धर्मों ने जो बातें कही वे अच्छी हो सकती हैं, लेकिन जब यह दावा किया जाने लगता है कि वही निर्णायक वाक्य है, तब समाज एकदम रुक जाता है। हर इंसान या जाति या राज्य के लिए कुछ गहराई का होना और कहीं न कहीं उसकी जड़ें होना आवश्यक है। सबकी उनकी जड़ें अतीत में नहीं हो तब तक उनकी कोई गिनती नहीं होती और अतीत आखिर पीढ़ियों के अनुभव और कई प्रकार की समझबूझ का संचय है। आपके पास इसका होना जरूरी है, वरना आप किसी दूसरी चीज को एक घटिया नकल मात्र रह जाएंगे और एक व्यक्ति या समूह के नाते आपको उसका कोई लाभ नहीं होगा। दूसरी तरफ यह भी है कि कोई केवल जड़ों तक ही सीमित नहीं रह सकता। जड़ें भी फूटकर जब तक ऊपर धूप और खुली हवा में नहीं आती तो वे भी सूख जाती हैं। ऐसा होने पर ही जड़ें आपको पोषण देंगी, तभी शाखाएं फूटेंगी और फूल खिलेंगे। तो आप इन दोनों अनिवार्य चीज़ों का संतुलन कैसे कर सकते हैं, इस बारे में कुछ कहना काफ़ी कठिन है, क्योंकि कुछ लोग शाखाओं में लगे फूलों और पत्तियों के बारे में ही अधिक सोचते और यह भूल जाते हैं कि यह तभी तक फलते फूलते हैं जब तक कि इनके नीचे इनको पोषण देने वाली जड़ें मजबूत हैं। दूसरे जड़ों के बारे में ही इतना अधिक सोचते हैं कि उनके लिए फूलों, पत्तों और शाखाओं का कोई महत्व नहीं। तो सवाल यह है कि संतुलन कैसे रखा जाए। संस्कृति का मतलब क्या आदमी के अंदर किसी प्रकार का आंतरिक विकास होता है? हाँ, यह होना ही चाहिए। क्या इसका अभिप्राय उस आचरण से है जो वह दूसरों के साथ करता है? हाँ, यह भी है। क्या इसका अर्थ दूसरे व्यक्ति को समझने की क्षमता है? मेरे विचार में हाँ। क्या इसका मतलब इस बात से है कि दूसरे लोग आपको अपना समझते हैं? मेरे विचार से यह ठीक है। जो व्यक्ति दूसरे के विचारों को नहीं समझ सकता, तो उसका दिमाग और संस्कृति उतनी ही सीमा तक सीमित है, क्योंकि कुछ इने गिने असाधारण मनुष्यों को छोड़कर शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो पूरा ज्ञान और बुद्धि रखता हो। दूसरे पक्ष या अन्य समूह के पास भी कुछ न कुछ ज्ञान और बुद्धि हो सकती है, और अगर हम अपना दिमाग उसके लिए बंद कर देंगे तो हम केवल
अपने आप को उससे वंचित ही रखेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, सुसंस्कृत मन की जड़ भले ही अपने अंदर ही हो, लेकिन उसे अपने दरवाजे और खिड़की खुली रखनी चाहिए। उसमें दूसरे की दृष्टि को पूरी तरह समझने की क्षमता अवश्य होनी चाहिए, भले ही वह उससे हमेशा सहमत न हो। सहमति और असहमति का प्रश्न तभी उठता है जब आप किसी चीज को समझते हैं, वरना यह आंख बंद करके स्वीकार करना है जिसे किसी भी चीज के बारे में सुसंस्कृत दृष्टि नहीं कहा जा सकता। मैं एक और शब्द विज्ञान का प्रयोग करना चाहूँगा। जीवन की समस्याओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? मेरे ख्याल से इसका मतलब है हर चीज की जांच परख करना, गलतियां करते हुए और उनसे सीखकर और परीक्षण करके सत्य की तलाश करना। यह कभी नहीं कहना कि ऐसा ही होना चाहिए, बल्कि इस बात को समझने की कोशिश करना कि ऐसा क्यों है। अगर वह इसकी तरफ से पूरी तरह आश्वस्त हो जाता है तो उसे स्वीकार करना, कोई प्रमाण मिलते ही अपने विचार बदलने की क्षमता रखना, इस प्रकार का खुला दिमाग रखना जो जहाँ से भी मिले सच्चाई ग्रहण करने का इच्छुक रहे। अगर यह संस्कृति है तो हमें देखना है कि आधुनिक दुनिया और आज के राष्ट्रों में यह कहाँ तक दिखाई पड़ती है। यह स्पष्ट है कि अगर यह असल से अधिक दिखाई देता है तो हमारी बहुत सी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करना कहीं सरल हो जाएगा। प्राय दुनिया का हर देश यह विश्वास करता है कि सृष्टा ने उसे कुछ विशेष गुण देकर भेजा है कि वही दूसरों की अपेक्षा श्रेष्ठ जाति या समुदाय का है। चाहे दूसरे अच्छे हों या बुरे, लेकिन उससे कुछ घटिया प्राणी हैं। यह एक अजीब सी बात है कि यह भावना पूर्व और पश्चिम के सभी राष्ट्रों में निरपवाद रूप से पाई जाती है। पूर्व के राष्ट्र अपने ही कुछ विचारों और आस्थाओं से बहुत कसकर लिपटे हुए हैं और कुछ मामलों में अपने आप को श्रेष्ठ समझने की भावना से भी चिपके हुए हैं। पिछले 200 या 300 वर्षों के दौरान उन्हें बहुत से आघात सहने पड़े हैं और उनका बहुत अपमान हुआ है, पतन हुआ है और शोषण हुआ है। तो अपनी इस धारणा के बावजूद कि हम कहीं चीज़ों में दूसरों से श्रेष्ठ हैं, उनको मजबूर होकर यह मानना पड़ा कि उन्हें भी हराया जा सकता है और उनका शोषण किया जा सकता है। कुछ हद तक इससे उन्होंने यथार्थ को समझना कुछ शुरू किया। यह भी उनकी यह कहकर वास्तविकता से बचने की कोशिश थी कि दुख की बात यह है कि हम भौतिक और तकनीकी चीज़ों में बहुत आगे बढ़े हुए नहीं थे, लेकिन ये बड़ी ऊपरी चीज़ें हैं। फिर भी हम जरूरी चीज़ों में, आध्यात्मिकता और नैतिकता में दूसरों से ऊंचे हैं। मुझे इसमें शक नहीं कि आध्यात्मिक चीज़ें और नैतिक मूल्य
आखिर में जाकर दूसरी चीज़ों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन यह बड़ी आश्चर्यजनक वस्तु है। धन्यवाद।